स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे सैंपल पेपर के ट्रू फॉल्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? COOH। ओके, आर साथ में लगेगा। एंड अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? ROH। ओके जी। तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि अल्कोहल के केस में जैसे ही ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसीटेट आयन है या फिर आर ग्रुप जो भी होंगे, मतलब कि कार्बोक्सिलेट आयन हम बोल सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, तो इसमें H पॉजिटिव रिलीज जो है इजी हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपैरेटिव टू दी एल्कोहल्स। क्यों? अल्कोहल के केस में ऐसा कुछ रेजोनेंस रहता नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीकर एसिड, तो ये आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है, रिएक्शन इज feasible if EMF of a cell is positive। देखिए EMF हम कैसे निकालते हैं? EMF of cell can be find out by the E of कैथोड। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ही रिएक्शन फिजिबल होता है। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल रिएक्शन। तो इसका आंसर आएगा ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे डू नॉट शो दी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसका रीजन क्या रहता है? क्योंकि जो जितने भी 4 लिगेंड लगे रहेंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसका मतलब 4 लिगेंड वहां पे होंगे, तो वो सारे के सारे क्या है, एडजेसेंट साइड पे रहते हैं और इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम वन एंड अदर। इसी वजह से उनकी रिलेटिव पोजीशन हम बोल सकते हैं कि डोनर एटम्स की सेंट्रल एटम के साथ वो सेम रहती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जिसकी वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू ही है, ठीक है। तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर स्टेबल। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड, ये फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो रहती है लो देन दी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गए, दे डू नॉट फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ रहेगा फॉल्स आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइपो सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो सोडियम थायोसल्फेट इसको बोलते हैं हम हाइपो सोल्यूशन, पहले ये याद रखना है। it is used as a fixer in photography because it is a strong complexing agent while forming the permanent images and negative photo is treated with sodium thiosulfate and negative plate of or film obtained when washed with silver bromide, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो जो थायोसल्फेट है ये हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है। तो ये बच्चों ट्रू आंसर रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, रॉल्स लॉ बताना है आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो रॉल्स लॉ बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर रहेगा, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है जी। क्योंकि बी कंपोनेंट का अपनी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं रहेगी, तो ये पी ए नॉट इंटू एक्स ए के इक्वल आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज who is 0.015 मोल dissolved in 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं है यहाँ पे बच्चों, आप ऐसा करो मोलैलिटी कर लो, ठीक है। तो क्योंकि डेंसिटी साथ में गिवन होनी थी तभी आप जो मोलैरिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोलैलिटी यहाँ पे रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये वेट कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम को आप लिख लो, यहाँ पे 30 ग्राम है तो चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 ग्राम कर देता हूँ, ठीक है। 3 ग्राम डिवाइड बाय 180, तो ये आ गया 1/60 मोल्स, ठीक है। तो मोलैलिटी का फार्मूला था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 1/60, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाय 30, तो 5/9 जो है वो रहेगा 0.56 मोलल, ठीक है। तो मोलैलिटी इसकी 0.56 यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अगर मोलैलिटी फाइंड आउट करनी होती तो ग्राम वेट दिया हुआ साथ में डेंसिटी आपको मान के, डेंसिटी आपको 1 मान के यहाँ पे चलना पड़ना था। तो फिर उसके बाद डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपना मास अपॉन डेंसिटी का फार्मूला लग रहा था, यानी कि 3 ग्राम अगर आप वाटर ले रहे हो यहाँ पे
तो 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू वो 3 ml यहाँ पे आना था, ठीक है। तो आप ऐसे फिर मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ml में ही सोल्यूशन जो है वो गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वा सोल्यूशन। तो 2.5 मोलल का मतलब है 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 2.5 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 18। यहाँ से आपने क्या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेने हैं, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, इसको डिवाइड करने से आपको 0.043 आंसर जो है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है बच्चों मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूशन है ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होगा, CH3COONA, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, मैं थोड़ी सी मैंने यहाँ पे 91 वैल्यू ली है, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो है 425.9, उसके बाद सोडियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दी हुई है 126.4, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपने किसकी निकालनी है, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड आप कैसे निकालोगे, देखिए एसिटिक एसिड एसीटेन आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, तो उसके लिए आपको निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने कॉर्लॉश लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको ये वैल्यू जो है निकलेगी लैम्डा नॉट की, ठीक है, फॉर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किसमें आ रहा है, फर्स्ट वाले में एसीटेट आयन आ रहे हैं, हाइड्रोजन जो है HCl में आ रहा है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, माइनस कर देना है NaCl को, ठीक है। तो आपका आंसर जो है मिल जाएगा, ओके जी। तो दोनों को मतलब के साथ में मोलर कंडक्टेंस जितनी वैल्यू दी है उसको ऐड कर दो फॉर HCl एंड सोडियम एसीटेट, और NaCl वाली जो है उसमें माइनस कर दोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इज फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर द स्पेसिफिक रीड कांस्टेंट। स्पेसिफिक रीड कांस्टेंट है, इसको फाइंड आउट करना है, तो 1/T1/2 हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला था 0.693 डिवाइड बाई के। ये आप फार्मूला अप्लाई कर देना, के की वैल्यू आपको गिवन है, आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% completed in 20 minutes, how long it will take to complete the 50% रिएक्शन। देखिए 50% का मतलब है हाफ लाइफ रिएक्शन कितने टाइम में होगी, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा जी के, ठीक है। तो के की वैल्यू आप लोगों ने कहाँ से निकाल लेनी है, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी। टी की वैल्यू आपने टाइम पीरियड आपको गिवन है कितना है 20 आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 हुआ तो आपने 30 पुट कर देना है, मतलब ये एक सिंपल सा सैंपल पेपर है, ये नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पेपर में आना है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने ए की वैल्यू 100 मान लो, या फिर दूसरा तरीका होता है ए नॉट को आप ए मान लो, और आपका ए कितना रहेगा, क्योंकि 15% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है। तो इसका मतलब ए का 15% वो आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई, ऊपर ए नॉट है, जैसे आप पुट करोगे तो 80/85 आ गया, सॉरी 100/85 आ गया। इसमें 100/85 का जब आप लॉग लोगे तो ये वैल्यू आएगी, इससे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, के निकल गया, के यहाँ पे पुट करो आपको हाफ लाइफ पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने आप लोगों ने किया होगा, इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फार्मूला के बेसिस पे ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, इट इज द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज ऑफ द लैंथेनाइड एज देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो जो लैंथेनाइड एलिमेंट है 4f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने की वजह से 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है अलोंग दी पीरियड। दिस इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन कॉज क्या रहा, दिस इज ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4f इन्वॉल्व होने की वजह से, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से दी एस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से साइज जो है वो रेगुलर डिक्रीज वहां पे रहती है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर जाता है। यूनिडेंटेड लिगेंड्स जो है वो कौन से होते हैं? यूनिडेंटेड, यूनि का मतलब होता है वन, विच हैव वन डोनर एटम, दे आर नोन एज यूनिडेंटेड लिगेंड्स। इसमें अमोनिया, क्लोराइडो, ये बच्चों एग्जांपल रहेंगी, साइनाइडो, ठीक है। ऐसे और भी जितनी सारी, साइनाइडो तो चलो नहीं है, साइनाइडो हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में लिखेंगे, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड में लिखेंगे, क्योंकि ये एट ए टाइम एक से ही मतलब के लिंकेज करता है एक एक एटम के थ्रू, लेकिन दो डिफरेंट साइट्स वहां पे रहती है, जैसे कि थायोसाइनेटो हो गया, ठीक है। उसके बाद आइसोथायोसाइनेटो हो गया। थायोसाइनेटो का मतलब है SCN, जो कि सल्फर के थ्रू यहाँ पे लिंकेज करेगा। सिमिलरली आइसोथायोसाइनेटो कौन सा हो गया? जो नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज कर सकता है, ठीक है। तो डोनर एटम यहाँ पे रहेगा, तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू आइसो और कार्बन के थ्रू यहाँ पे साइनेटो, ठीक है। यहाँ पे आइसोसाइनेटो। तो यूनिडेंटेड और एम्बिडेंटेड का मतलब अब आप समझ गए होंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि देयर आर टू डोनर एटम्स बट एट ए टाइम एक ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही एटम जो है लिगेंड में एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब होता है बच्चों इट एग्जिस्ट इन अ डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर रहती है, आरएनए में राइबोज शुगर रहती है, ठीक है। डीएनए में स्टूडेंट्स यहाँ पे थायामाइन प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए में थायामाइन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? थायामाइन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। इसका रीजन क्या रहेगा? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं बच्चों, और दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स गिव द रिएक्शन पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आंसर इसका रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कंपाउंड्स जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। रीजन इसका क्या रहता है? वीकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड दे फॉर्म दी वेरिएबल, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म दी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वीकेंट डी ऑर्बिटल मेन आंसर है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब देखिए, डिफ्यूजन आपने +1 में भी पढ़ा होगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो कंटेनर है, दोनों में अलग अलग प्रेशर पे दो गैसेस हैं, ठीक है। आपने ये वाली जो लिड है यहाँ से रिमूव कर दी है, अब क्या होगा? जो गैस हाई प्रेशर पे होगी उस साइड से दूसरी तरफ जिसमें लो प्रेशर होगा उस साइड गैस जो है वो ट्रांसफर करना शुरू कर जाएगी। जहां हम ये मान लें कि जिस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ज्यादातर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हम बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो रहता है जिस साइड सॉल्वेंट ज्यादा है, और इसका मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑपोजिट केस रहेगा डिफ्यूजन, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, और इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म दी कलर कंपाउंड। कलर कंपाउंड क्यों रहते हैं बच्चों? देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक होते हैं, तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल दे प्रोड्यूस द कलर कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन मेटल आयंस आर नॉट नेचुरली कलर्ड, दे only become colored when they form the compounds with other ions or molecules। जैसे ही लाइट ऑफ विजिबल रीजन स्ट्राइक करती है ट्रांजिशन मेटल एटम पे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जिनकी लोअर एनर्जी होती है दे गेट ड्रिफ्टेड टू दी they go under the transition from within the d orbitals, यानी कि जिसको हम बोलते थे dd ट्रांजिशन। तो आपने आंसर में क्या लिखना है कि क्यों कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज उनमें dd ट्रांजिशन जो है पॉसिबल होती है। तो ड्यू टू dd ट्रांजिशन कंपाउंड जो है वो कलर
फुल होते हैं। ओनली D1 to D9 सिस्टम जो है वो कलर होगा, D0 एंड D10 आर कलरलेस सिस्टम। ठीक है, ये कलरलेस सिस्टम होता है, ये याद रखना है, क्योंकि इनमें दोनों में D10 का मतलब है सारे पेयर्ड है, D0 का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट 1 to 9 ट्रांजिशन में हैपन, ठीक है, डी ट्रांजिशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो कलर कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नर्न्स्ट इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है। देखिए नर्न्स्ट इक्वेशन का फार्मूले को रट्टा लगा लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ एनोड कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला है। इसमें ई नॉट सेल कैसे निकालना है, आपको पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, ये फार्मूला रहता है जिसमें कैथोड की, अब आपको कैथोड का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्ट करेगा, कैथोड तो जीरो होगा, और एनोड यहाँ पे टिन कर रहा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको माइनस 0.14 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0.14 वोल्ट यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू होगी। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। एनोड यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, एनोड बच्चों यहाँ पे टिन एक्ट करेगा, और कैथोड जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जो प्रेशर गिवन है या कंसंट्रेशन गिवन है वो साथ में आपने लिखनी है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कंसंट्रेशन आपको जितनी भी गिवन है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 0.04 मोलर ली हुई है SN2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन की लिए है 0.02420 मोलर। जितनी भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 2 रहेगी। ठीक है, तो आप इस यहाँ से Cl जो है ECl फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज resistance of conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपने व्हाट इज दी सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट यानी कि सेल कांस्टेंट क्या होता है L अपॉन A। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। सेकेंडली कंडक्टिविटी आपको गिवन है, एक सेल कांस्टेंट का फार्मूला और रहता है, वो क्या होता है बच्चों, वो किसी अगर आप लोगों को पता हो तो वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी ओवर यहाँ पे कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस के साथ आप कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस आई थिंक मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक मिनट यार, तो बच्चों यहाँ पे और कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस के साथ आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1500 ओम है। ठीक है, कापा की वैल्यू यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेन पर सेंटीमीटर। टेम्परेचर 298 केल्विन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे जिसके साथ आप लोगों ने जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो G विल बी इक्वल टू कापा अपॉन G। ठीक है, G स्टार रहेगा यहाँ पे सेल कांस्टेंट, कापा अपॉन G। G तो आपको गिवन नहीं है, आपने क्या करना है कापा इंटू R कर देना है, R के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों को मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वहां से आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, बाकी और ज्यादा कोई इसमें इश्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 32 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। ठीक है, 50% कंप्लीशन का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड आपको गिवन है, तो हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला लगा के वहां से आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो उसका आंसर आ गया 0.0231 पर मिनट। ठीक है, उसके बाद अब T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो T की वैल्यू 2.303 K अपॉन लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए रहता है, यहाँ पे R नॉट अपॉन R लिखा हुआ है। तो आपको बच्चों देखिए सबसे पहले आपने R नॉट की वैल्यू को कितना लेना है, वो R नॉट ही ले लो। ठीक है, तो R कितना आ गया, R नॉट माइनस 90%। 90% रिएक्शन है कितने टाइम में होगा, तो 90% का मतलब है आप ऐसे भी कर सकते हो A माइनस A इंटू 90 अपॉन 100। ठीक है, तो अब ये बच्चों आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए 10A माइनस 9A अपॉन 10 यानी कि 1/10 इंटू A। ठीक है, तो log 10 आ गया सीधा ही, log 10 1 होता है। यहाँ पे K की वैल्यू निकाल लो, आपने यहाँ से निकाल ली है, तो T की वैल्यू आपकी 99.7 मिनट जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और इसमें आपने कोई सुटेबल एग्जांपल लेके शो करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों जैसे ही आप किसी सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में डालते हो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब सल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर गया कौन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉट ओनली बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपको साथ में लिखा हुआ है, ये इतना ही आंसर आप लोगों ने पेपर में लिखना है अगर आपको आता है, ठीक है। तो आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। नेक्स्ट इज व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म दी अलॉय विद अदर ट्रांजिशन मेटल्स इजिली। तो इसका रीजन क्या होता है, जो अलॉय होते हैं, अलॉय और दी मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई, बेसिक रीजन ये रहता है कि एटॉमिक साइज जो है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द सिमिलर एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से उनकी मिक्सिंग जो है इजीली हो जाती है, वो एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर लेते हैं। इसी वजह से बच्चों अलॉयज जो है ट्रांजिशन एलिमेंट इजीली बना देते हैं। आगे है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड केमिकल सेल में क्या फर्क रहता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी डिफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, इसको आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन, ये 50 जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन रहता है कि इनमें बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आंसर आपको साथ में गिवन है, ये येलो कलर का जो आंसर है ये सारा का सारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। इसी वजह से इनकी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इतना आंसर। Why transition metal have tendency to form the complexes? Because of the availability of d orbitals, adequate size है जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है कि why is the highest oxidation state of the metal exhibited in its oxide and chloride या फिर फ्लोराइड। यहाँ पे बेसिकली फ्लोराइड आएगा क्योंकि फ्लोराइड और ऑक्साइड जो है ये बच्चों क्या है, ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 तक जा सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसमें और पार्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ये अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं, बिकॉज इनके बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म दी नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये है क्वेश्चन इसका आंसर के रीजन यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि जब भी बच्चों कोई क्रिस्टल बनता है तो उस क्रिस्टल में देयर आर सम स्पेसेस लेफ्ट इन बिटवीन दी ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। जो भी ट्रांजिशन मेटल की ज्योमेट्री होती है उसमें सम गैप जो है वो रह जाते हैं। वो गैप्स जो हैं वो दे कैन बी ऑक्युपाइड विद द स्मॉल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसीलिए ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है बना सकते हैं। आगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर डिक्रीज इन साइज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है और एटॉमिक साइज जो है रेगुलरली डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। दिस इज नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आगे है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसी वजह से जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन जो पेनल्टीमेट शेल है यानी कि n-1 d और ns ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एनर्जी गैप बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इजीली वे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। कॉपर 1 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ये 3d10 सिस्टम है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। और कॉपर 2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ये है 3d9 सिस्टम, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है शो करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये बच्चों आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लेने हैं, वो तो सारा देख के होगा। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।